हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम इनकम मेथड को शुरू करेंगे। पिछले क्लासेस में हम नेशनल इनकम का वैल्यू एडेड मेथड को पढ़े। हम वैल्यू एडेड का बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए और बहुत सारा क्वेश्चंस एंड बहुत सारा कंटेंट मैंने ऐप में ऑलरेडी मोबाइल ऐप में अपलोड किया है। मोबाइल ऐप के डाउनलोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, साथ में नीचे ग्रुप्स का लिंक दिया गया है। उन ग्रुप्स को जरूर से ज्वाइन कर लेना ताकि तुम्हें सीबीएसई के रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड सारे अपडेट्स लाइफ टाइम के लिए हमेशा मिलते रहें। तो टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लेना। चलो शुरू करते हैं इनकम मेथड। हम इस चैप्टर में 3 मेथड्स के बारे में पढ़ने वाले। एक था हमारा सबसे पहला वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा है हमारा इनकम मेथड जो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे, और तीसरा हमारा होने वाला है एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, ये तीनों मेथड को हम लोग इस चैप्टर के अंदर में पढ़ेंगे। पहला जो वैल्यू एडेड मेथड था वो हम ऑलरेडी पढ़ लिए और उसके क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कर लिया है। आज हम मेथड नंबर 2 इनकम मेथड को शुरू करने जा रहे हैं। चलो फटाफट से शुरू करते हैं। इनकम मेथड, इनकम मेथड। अब ये इनकम मेथड क्या होता है? हम पढ़े हैं बहुत प्रकार का। देखो, अगर तुम्हें मेरा टोटल इनकम निकालना है तो तुम 2 तरीके से निकाल सकते हो। एक तो मैं कितना रुपए कमा रहा हूं, ये हो गया मेरा इनकम मेथड, और मैं कितने रुपए खर्च कर रहा हूं, वो हो गया मेरा एक्सपेंडिचर मेथड। क्योंकि हम मानकर चलते हैं कि हमारा सेविंग्स 0 होने वाला है। हम ऐसा अजम्पशन लेते हैं कि हमारा सेविंग्स 0 होगा, इसीलिए मैं जितना कमाऊंगा मैं सारा खर्च करूंगा। तो अगर मैं सारे कमाई को टोटल कर लूं या तो सारे एक्सपेंडिचर को टोटल कर लूं, बात बराबर है, दोनों में मेरा इनकम सेम ही निकल के आएगा। तो आज जो हम मेथड पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इनकम मेथड। तो हम यहाँ पर हमारा टोटल इनकम को ऐड करेंगे, सभी इनकम को, चाहे वो रेंटल इनकम हो, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो या कोई और प्रकार का इनकम हो, हर प्रकार के इनकम को हम यहाँ पर टोटल करने वाले हैं। अब कौन सा इनकम टोटल होगा, कौन सा इनकम टोटल नहीं होगा, वो सब चीजों के बारे में भी हम इस वाले मेथड में डिस्कस करेंगे। चलो आओ शुरू करते हैं। इनकम मेथड मेजर्स नेशनल इनकम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फैक्टर इनकम्स। हम सारे फैक्टर इनकम को ऐड करते हैं। फैक्टर इनकम कितने प्रकार का होता है? फैक्टर इनकम 4 प्रकार का होता है। हम पहले भी बात किए हुए। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, दिस आर फैक्टर सर्विसेज, और इसके बदले में जो पैसा मिलता है उसे हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। लैंड के बदले में मिलता है हमें रेंट, लेबर के बदले में मिलता है हमें सैलरीज, इंटरेस्ट कैपिटल के बदले में मिलता है हमें इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर के बदले में मिलता है हमें प्रॉफिट। तो ये 4 चीजों को हम टोटल करने वाले हैं इस मेथड के अंदर में। ठीक है, तो हम उसे तो डिटेल में पढ़ेंगे कि हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स को टोटल करना है। जैसे हम वैल्यू एडेड में पढ़ते थे, वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए, वैल्यू एडेड बाय फॉर्म बी, वैल्यू एडेड बाय फॉर्म सी, सभी के वैल्यू एडिशन को जब टोटल कर देते थे तो हमारा टोटल वैल्यू एडेड निकल जाता था। उसी तरीके से इनकम मेथड में हम हर प्रकार के इनकम को ऐड करेंगे। बेसिकली 4 प्रकार का इनकम हमारा होने वाला है। ठीक है, आ जाओ शुरू करते हैं। अंडर दिस मेथड इनकम रिसीव्ड बाय ऑल द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। जितने भी रेसिडेंट हैं और उनका जो भी इनकम आ रहा है, ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री फ्रॉम देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज ड्यूरिंग द ईयर आर एडेड अप टू ऑब्टेन द नेशनल इनकम। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑल द इनकम डेट एक्रू टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो हमें अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, एक्रू हुआ, एक्रू टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय वे ऑफ वेजेस, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट। 4 फैक्टर सर्विसेज था, 4 के बदले में एम्प्लॉइज के बदले में क्या मिलेगा? वेजेस मिलेगा, लेबर के बदले में वेजेस, प्रॉफिट किसके बदले में? एंटरप्राइज के बदले में, रेंट मिलेगा हमारे बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग के बदले में, और इंटरेस्ट मिलेगा हमें कैपिटल के बदले में। तो ये चारों चीजों को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। आर सम्ड अप टू ऑब्टेन द नेशनल इनकम। इनकम मेथड इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड। इसका एक और नाम क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड। और एक और नाम है फैक्टर पेमेंट मेथड। हम फैक्टर पेमेंट्स को भी ऐड करते सकते हैं, मतलब जो इनकम होता है वो फैक्टर पेमेंट होता है ना। बिकॉज मेरे लिए अगर कोई पैसा इनकम है तो किसी ना किसी के लिए वो फैक्टर पेमेंट है, तो या तो हम फैक्टर पेमेंट्स को ऐड कर लेंगे या हम फैक्टर इनकम्स को ऐड कर लेंगे, बात ही बराबर है। चलो आते हैं हम लोग डिटेल में, एक एक करके सारे कंपोनेंट्स को देखेंगे। इनकम मेथड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होता है। ठीक है, सबसे पहला द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम अर्न्ड विद द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इज नोन एज डोमेस्टिक इनकम। हम इस चैप्टर में आगे जाकर डोमेस्टिक इनकम
और नेशनल इनकम के बीच का डिफरेंस भी समझेंगे। डोमेस्टिक इनकम क्या होता है एंड नेशनल इनकम क्या होता है, हम ये दोनों के बीच का डिफरेंस को भी आगे जाकर आने वाले क्लासेस में कवर करने वाले हैं, ठीक है। वैसे मैं बेसिक्स तुम्हें पहले भी बताया हुआ हूं इस चीज का, ठीक है। चलो, फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ इनकम मेथड। हम इस वाले मेथड में 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कितने कंपोनेंट्स सर? 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, जिसमें से सबसे पहला कंपोनेंट हमारा है कंपोनेंट नंबर 1, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जिसको हम जानते हैं COE के नाम से। नाउ व्हाट इज कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय? हम हमारे एम्प्लॉय को किसी भी प्रकार का पेमेंट कर रहे हैं तो वो हमारा COE का पार्ट होता है। ध्यान रखना, किसी भी प्रकार का पेमेंट, जरूरी नहीं है पेमेंट कैश में हो, जरूरी नहीं है पेमेंट उसके बैंक अकाउंट में दिया जाए, हो सकता है मैं पेमेंट के बदले उसे कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं। मान लो मैं उसके बच्चों का स्कूल फीस पेमेंट कर दे रहा हूं, मान लो मैं उसे कोई फर्नीचर गिफ्ट कर रहा हूं, मान लो मैं उसे सैलरी के बदले टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन, AC, ये सारी चीजें दे रहा हूं, तो ये सब भी हमारा इनकम का मतलब COE का पार्ट बनेगा। तो बेसिकली COE के अंदर मतलब कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर हर वो पैसा आता है जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है, चाहे वो किसी भी तरीके से देता हो, चाहे वो गिफ्ट दे रहा है, चाहे वो कुछ भी तरीके से पेमेंट कर रहा है। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई भी प्रकार का पेमेंट करेगा तो वो COE के अंदर में हमारा आ जाएगा। क्लियर है बात? ध्यान रखना वर्ड, कोई भी प्रकार का पेमेंट, चाहे वो कैश में हो, चाहे वो काइंड में हो। काइंड मतलब कोई हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो काइंड हो, कैश हो या कुछ भी हो, कोई भी प्रकार का पेमेंट कर रहा है तो वो हमारे COE का पार्ट बनेगा, ठीक है। COE refers to amount paid to employees by employer for rendering productive services. It includes all the payment and benefit, जितना भी पेमेंट हम दे रहे हैं प्लस जितने भी हम बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, which the employee receive डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। देखो, डायरेक्टली रिसीव कर रहा है चाहे इनडायरेक्टली रिसीव कर रहा है, दोनों ही हमारे एम्प्लॉय के सैलरी का पार्ट बनेगा, मतलब COE का पार्ट बनेगा। अब यहां पर ऐसा क्यों किया गया? एक क्या हुआ था ना, एक केस हुआ था, एम्प्लॉयर जब अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करता है तो उस पर क्या लगता है? टैक्स लग जाता है। एम्प्लॉय इस सैलरी का क्या करेगा? एम्प्लॉय इस सैलरी का अपने स्कूल का फीस, अपने बच्चों का स्कूल का फीस पे करेगा, फूड खरीदेगा, रेंट पे करेगा, पेट्रोल भराएगा, EMI पेमेंट करेगा, यही सब काम करना है एम्प्लॉय को। तो ये दोनों बड़े चालाक निकले, ये एम्प्लॉयर दिख रहा है, बूढ़ा एम्प्लॉयर, ये एम्प्लॉयर बहुत चालाक निकला। ये क्या बोला, मैं तुझे अगर सैलरी दूंगा तो तेरे ऊपर क्या लग जाएगा? टैक्स लग जाएगा, अननेसेसरी सरकार पैसा ले जाएगा। तो एक काम करता हूं, मैं तुझे सैलरी मान ले 5 लाख रुपए देता था सालाना, टैक्स लग जाता था, तो एक काम कर, तू सैलरी सिर्फ 1 लाख रुपए ले ले। एम्प्लॉय बोला, अरे अरे ये क्या बात हुआ सर, मेरा 4 लाख रुपए कहां गया? एम्प्लॉयर बोला, रुक भाई रुक, सुन मेरा बात सुन, ये जो तेरा EMI है साल का 1 लाख रुपए, ये जो तेरे पेट्रोल का खर्चा है साल का 50,000 रुपए, ये जो रेंट है तेरा साल का 1 लाख रुपए, ये जो तेरे बच्चे का स्कूल फीस है 1,50,000 रुपीज सभी बच्चों का, ये 4 लाख रुपए का पेमेंट मैं कर दूंगा डायरेक्टली। इससे होगा क्या? इससे तेरा सैलरी कम हो जाएगा। सैलरी कितना हो जाएगा? 1 लाख, तुझे टैक्स देना नहीं पड़ेगा, और वही जो 4 लाख था जो तू पेमेंट करता था वो पेमेंट मैं डायरेक्टली कर दूंगा। तो हो गया काम, बात बराबर हो गया, काम खत्म हो गया। तो ये चालाकी करने लगे थे एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय मिलकर। तब क्या किया गवर्नमेंट ने? ऐसा नियम बना दिया कि एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय को कोई भी प्रकार का पेमेंट करता है, चाहे वो कैश में करता है, चाहे काइंड करता है, कोई डायरेक्ट बेनिफिट देता है, इनडायरेक्ट बेनिफिट देता है, या किसी भी तरीके से कोई भी प्रकार का बेनिफिट देता है एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय को, तो उस केस में वो उसके COE का पार्ट बन जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, COE के अंदर में हर कुछ, चाहे वो डायरेक्टली प्रोवाइडेड है,
चाहे वो इनडायरेक्टली प्रोवाइडेड है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को अगर दे रहा है तो वो उसके सीओई का पार्ट बन जाएगा। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर है। सीओई के अंदर क्या क्या आएगा, इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स आते हैं। पहला वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, कैश मतलब उसके बैंक अकाउंट में दे दिया, कैश दे दिया या कोई सामान दे दिया, ये हो गया वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। इट इंक्लूड्स ऑल नॉन मॉनेटरी बेनिफिट लाइक रेंट फ्री होम, फ्री कार, फ्री मेडिकल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज एक्सेट्रा। वो अपने उनके बच्चों को डायरेक्टली मेडिकल और एजुकेशन फैसिलिटी फ्री में दे रहा है, इसका मतलब वो उसके सैलरी का पार्ट बनेगा। इट एन इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ दिस बेनिफिट शुड इंक्लूड इन द नेशनल इनकम। क्लियर है बात। तीसरा कंपोनेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तीसरा कंपोनेंट क्या बोलता है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। अब ये क्या होता है, ये एक नया टर्म हमें सुनने को मिलता है क्लास 12th के अंदर में। अब ये टर्म क्या होता है, देखो आओ समझो मेरे साथ। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। मान लो एम्प्लॉय है, ये इसके फैमिली में अकेला कमाने वाला है, तुम्हारे फैक्ट्री में काम करते करते भगवान ना चाहे अभी किसी के साथ ऐसा कभी हो, लेकिन बाई चांस ऐसा कुछ हो जाता है घटना जिससे कि ये एम्प्लॉय परमानेंटली डिसेबल हो जाता है, परमानेंटली डिसेबल हो जाता है। अब ये फ्यूचर में कभी काम नहीं कर पाएगा। तो बताओ क्या तुम प्राइवेट एंटरप्रेन्योर होते हुए क्या तुम लाइफ टाइम इस फैमिली को पाल पोस पाओगे, इनके बच्चों को पाल पोस पाओगे? क्या ये एम्प्लॉय का खर्चा तुम लाइफ टाइम दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। इस वजह से क्या होता है, हर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए, मान लो वो रिटायर हो रहा है, जरूरी नहीं है कि कोई घटना घटित हो जाए, मान लो वो 60 साल के बाद रिटायर हो रहा है, अब वो कैसे अपना जीवन जिएगा? वो तो अपना जीवन तुम्हारी कंपनी के डेवलपमेंट के लिए लगा दिया, अब 60 साल के बाद उसका क्या होगा? तो उस केस में क्या होता है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के सोशल सिक्योरिटी के लिए, सोशल सिक्योरिटी मतलब वो तुम्हारे एब्सेंस में भी अच्छे तरीके से जीवन को जी पाए, वो जॉब के एब्सेंस में भी अपना लाइफ को आगे कंटिन्यू कर पाए। अगर उसके साथ कुछ अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो जाता है तब भी वो अपना लाइफ को आगे कंटिन्यू कर पाए, इसको बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो एम्प्लॉयर क्या करता है, अपने तरफ से कुछ पैसा इसमें कंट्रीब्यूट करता है एवरी मंथ। जनरली क्या होता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे रूल क्या होता है कि 1000 रुपए एम्प्लॉयर देगा और 1000 रुपए एम्प्लॉय देगा अपने सैलरी में से। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 2000 होगा। तो सर हम 2000 को क्यों ऐड नहीं किए? बिकॉज ये जो 1000 रुपए एम्प्लॉय वाला कंट्रीब्यूशन है ये तो ऑलरेडी उसके सैलरी में इंक्लूडेड है, तो ये फिर से इंक्लूड नहीं होगा। खाली एम्प्लॉयर जो अपने तरफ से एक्स्ट्रा दे रहा है, जो 1000 रुपए वो एक्स्ट्रा दे रहा है उसके सोशल सिक्योरिटी के ऊपर, वो अलग से हमें ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है बात? तो इसी वजह से यहां पर लिखा गया है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अक्सर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो ऑलरेडी उसके सैलरी में इंक्लूडेड है। तो हमें सिर्फ क्या ऐड करना होता है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन को ऐड करना होता है। तो तीसरा हमारा जो कंपोनेंट हो गया सीओई के अंदर वो है इट इंक्लूड्स कंट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉयर फॉर द सोशल सिक्योरिटी ऑफ द एम्प्लॉय। फॉर एग्जांपल कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड एक ऐसा फंड है, ग्रेचुटी है, लेबर वेलफेयर फंड है, एक्सेट्रा। बहुत प्रकार के ऐसे और भी फंड्स होते हैं, ठीक है। द एम ऑफ सच कंट्रीब्यूशन इज टू इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द एम्प्लॉय। लाइफ, एम्प्लॉय के लाइफ का सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए ऐसा जनरली किया जाता है। क्लियर है बात? तो पहला कंपोनेंट हमारा क्या हो गया, इनकम मेथड में सबसे पहले हम ले लेंगे सीओई को। सीओई मतलब कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एम्प्लॉयर्स वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है, चलते हैं कंपोनेंट नंबर 2। कंपोनेंट नंबर 2 है रेंट एंड रॉयल्टी। अब रेंट तो हमें पता है, घर को रेंट पर दे दिए, बिल्डिंग को रेंट पर दे दिए, तो भाड़ा जो आता है उसे रेंट बोलते हैं। अब ये रॉयल्टी क्या होता है? रॉयल्टी भी बहुत सारा प्रकार का, एक प्रकार का इनकम होता है जो फिक्स पैसा जनरली मिलता है।
लीजिंग राइट्स को देकर, ठीक है। जनरली लीजिंग राइट्स जब हम देते हैं तो उसके बदले में हमको मिल जाता है रॉयल्टी, ठीक है। देखो, रेंट इज दैट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम विच अराइज फ्रॉम ओनरशिप ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। रेंटल इनकम इंक्लूड्स बोथ एक्चुअल रेंट, rent of let out land, and as well as imputed rent, rent of self occupied properties. Imputed rent of owner occupied house is calculated on the basis of market rental value of the house. ये पॉइंट को याद रखना, इसे मैं तुम्हें बाद में फिर से समझाने वाला हूं। ये जो पॉइंट होता है अक्सर तुम्हें कोई भी टीचर अच्छे तरीके से नहीं समझाए, बिकॉज ये पॉइंट को समझाना ही थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो अक्सर क्या करते हैं ना, इसको स्किप कर दिया जाता है। ये मैं स्किप नहीं करने वाला हूं, मैं आगे जाकर प्रिकॉशन ऑफ इनकम मेथड जब पढ़ाऊंगा उसके साथ में इस पॉइंट को तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। देखो, रॉयल्टी रेफर्स टू इनकम रिसीव फ्रॉम ग्रांटिंग लीजिंग राइट टू सबसॉइल एसेट। फॉर एग्जांपल, ओनर ऑफ मिनरल डिपॉजिट लाइक कोल, कोल के अगेंस्ट में हम लोग रॉयल्टी देते हैं, आयरन ओर, नेचुरल गैस एक्सेट्रा, तो कैन अर्न इनकम बाय गिविंग राइट्स ऑफ माइनिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली जब हम किसी को कोई चीज यूज करने का राइट्स देते हैं ना, तो उसे हम लोग रॉयल्टी बोलते हैं, ठीक है। तो रॉयल्टी या रेंट दोनों एक ही चीज है और दोनों को हम कंपोनेंट नंबर 2 में ले जाकर ऐड कर देते हैं। तो कंपोनेंट नंबर 1 क्या था, सीओई, प्लस कंपोनेंट नंबर 2 क्या होगा, रेंट एंड रॉयल्टी, ठीक है। आते हैं कंपोनेंट नंबर 3 के अंदर। कंपोनेंट नंबर 3 क्या बोलता है हमारा, कंपोनेंट नंबर 3 है हमारा इंटरेस्ट। और ये तो तुम्हें अच्छे तरीके से पता है, पैसा अगर इस्तेमाल करेंगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो कोई भी प्रकार का इंटरेस्ट पेमेंट वो हमारा कंपोनेंट नंबर 3 के अंदर में आ जाता है। इंटरेस्ट रेफर्स टू अमाउंट रिसीव फॉर लेंडिंग फंड्स टू द प्रोडक्शन यूनिट। इट इंक्लूड्स बोथ एक्चुअल रेंट एज वेल एज इंप्यूटेड रेंट ऑफ फंड प्रोवाइडेड बाय द एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर जो अपना खुद का पैसा बिजनेस में लगाया है उसका रेंटल इनकम, उसका भी हम लोग इंटरेस्ट इनकम को ऐड कर देते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर प्रोडक्टिव सर्विसेज ओनली। जब हम लोन लेंगे किसी प्रोडक्टिव सर्विस के लिए तभी हम उसे इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अभी तक हम 3 कंपोनेंट पढ़ लिए, क्या क्या, पहला था सर सीओई, दूसरा था रेंट एंड रॉयल्टी, तीसरा था इंटरेस्ट, ठीक है। तो अभी तक हम 3 कंपोनेंट पढ़े हैं। चलते हैं हमारा कंपोनेंट नंबर 4 के ऊपर। कंपोनेंट नंबर 4 क्या बोलता है, कंपोनेंट नंबर 4 प्रॉफिट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट। अब सबको पैसा देने के बाद जो एंटरप्रेन्योर है उसके पास क्या बचता है, उसके बाद बचता है प्रॉफिट। बहुत बार लॉस भी होता है, बहुत बार प्रॉफिट भी होता है। अब ये प्रॉफिट का ना 3 हिस्सा होता है। जनरली प्रॉफिट का ना 3 हिस्सा होता है। मान लो कोई कंपनी है, इस प्रॉफिट का क्या करता है ना, 3 हिस्सा करता है। एक तो गवर्नमेंट को दे देता है एज इनकम टैक्स, जिसको हम कॉर्पोरेट टैक्स भी बोलते हैं इन केस ऑफ कंपनीज, एंड इंडिविजुअल के केस में हम इनकम टैक्स भी बोलते हैं। तो बेसिकली मैं यहां पर लिख दूंगा टैक्स। एक हिस्सा तो चला जाता है टैक्स के नाम पर। अब जो पैसा बचता है उसमें से 2 हिस्सा होता है। एक होता है डिविडेंड और दूसरा होता है रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स। अब ये डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग क्या होता है, कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को हर साल डिविडेंड देता है। डिविडेंड का मतलब होता है हर साल कमाई में से कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, क्योंकि ओनर जो होता है, मालिक जो होता है, वो प्रॉफिट का हिस्सेदार है। कंपनीज के केस में शेयर होल्डर ही कंपनी के मालिक होते हैं। तो जब शेयर होल्डर मालिक हैं तो उनको प्रॉफिट में से कुछ मिलना चाहिए, तो प्रॉफिट में से उनको क्या मिल जाता है, डिविडेंड मिल जाता है। फिर जो पैसा बच जाता है, कुछ पैसा रिटेन अर्निंग्स रख देता है। रिटेन अर्निंग्स का मतलब होता है सेविंग्स, कंपनी का खुद का सेविंग। ये अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा को अपने पास रखता है ताकि फ्यूचर में कोई बड़ा डेवलपमेंट कर पाए, नेक्स्ट ईयर कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर पाए, नेक्स्ट ईयर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर पाए। इस वजह से प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा एज रिटेन्ड अर्निंग्स रख लिया जाता है। तो प्रॉफिट का 3 हिस्सा होता है। कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट का 3 हिस्सा करता है। एक टैक्स दे देता है गवर्नमेंट को जितना देने का रिक्वायरमेंट है,
बचा खुचा पैसा में से कुछ पैसा अपने पास रख लेता है ताकि नेक्स्ट ईयर कोई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना है, और बैलेंस पैसा शेयर होल्डर्स के बीच में डिविडेंड बांट देता है। तो ये तीनों चीज को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें मिल जाता है प्रॉफिट। तो ये हमारा है फोर्थ कंपोनेंट, दिस इज आवर फोर्थ कंपोनेंट। ठीक है, अभी तक हम कितने कंपोनेंट्स पढ़े सर? पहला हम पढ़े थे सीओई के बारे में, दूसरा पढ़े सर हम रेंट एंड रॉयल्टी के बारे में, तीसरा पढ़े सर हम इंटरेस्ट के बारे में, और चौथा पढ़े सर हम लोग ये वाला प्रॉफिट के बारे में। ठीक है, तो आओ प्रॉफिट को पूरा डिटेल में पढ़ लेते हैं, प्रॉफिट के अंदर क्या क्या आते हैं। सबसे पहला प्रॉफिट, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर द टू द एंटरप्रेन्योर फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रॉफिट का मालिक, प्रॉफिट का हिस्सेदार कौन होता है? मालिक होता है। क्यों होता है मालिक? बिकॉज उसने रिस्क लिया है, उसने बिजनेस करने का रिस्क लिया है, इस वजह से वो उस प्रॉफिट का हिस्सेदार है। इट इज द रेसिडुअल इनकम व्हिच एन एंटरप्रेन्योर अर्न्स आफ्टर पेइंग ऑल द अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सभी को पैसा देने के बाद जो बच जाता है वो आता है मालिक के हिस्से। अगर कुछ नहीं बचा तो मालिक के हिस्से कुछ नहीं आएगा। लॉस हो गया तो मालिक अपना घर द्वार बेचकर पैसा ला कर देगा। तो ये होता है मालिक का रोल। सारा रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों ही किसको मिलता है? मालिक को मिलता है। ठीक है, तो प्रॉफिट का 3 हिस्सा होता है, पहला कॉर्पोरेट टैक्स, दूसरा डिविडेंड एंड तीसरा रिटेन अर्निंग। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला है कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस रिटेन अर्निंग्स। तो चारों कंपोनेंट मेरे हिसाब से अभी तक क्लियर है। एक आखिरी कंपोनेंट हमारा बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले हम एक छोटे से कॉन्सेप्ट ऑपरेटिंग सरप्लस को फिर से पढ़ेंगे। फिर से मतलब सर क्या ये आप पढ़ाए थे? नहीं, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा कि हम फिर से पढ़ेंगे, बिकॉज ऑपरेटिंग सरप्लस कुछ भी नहीं है, वही है जो हम अभी तक पढ़े। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर 3 कंपोनेंट्स आते हैं हमारा, कंपोनेंट नंबर 2, कंपोनेंट नंबर 3 एंड कंपोनेंट नंबर 4। रेंट एंड रॉयल्टी, अच्छा यहाँ पे गलत लिख दिया मैं, रेंट एंड रॉयल्टी हमारा कंपोनेंट नंबर 3 है, सॉरी 2 है, दोनों मिलकर कंपोनेंट नंबर 2 बनेंगे। इंटरेस्ट हमारा है कंपोनेंट नंबर 3 और प्रॉफिट है कंपोनेंट नंबर 4। खाली सीओई नहीं है, देखो अभी तक हम 4 कंपोनेंट पढ़े थे, सीओई, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो सीओई को हटा दो, बाकी के 3 कंपोनेंट मिलकर क्या बनते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस बनते हैं। तो अगर तुम्हें कोई बोले ऑपरेटिंग सरप्लस निकालो तो तुम क्या करोगे? हाँ, तुम 3 कंपोनेंट्स को ऐड कर दोगे, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। बस ये 3 कंपोनेंट मिलकर क्या बनते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस बनते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस इज अनदर टर्म यूज्ड इन फैक्टर पेमेंट्स। It refers to sum total of income from property, that is rent and royalty, interest and income from entrepreneurship, that is profit. तो 3 चीजों को मिलाकर हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस बनता है। ऑपरेटिंग सरप्लस arises in both private as well as government enterprises. However, it does not arise in general government sector as it works with the motive of social welfare. Its basic aim is to operate for benefit of public. So, income like rent, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आर नील इन जनरल गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो वो तीनों अक्सर वहां पर नील होता है, लेकिन नॉर्मली तुम्हें उतना दिमाग लगाना नहीं है। तुम्हारे लिए ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला क्या है? सर हमारे लिए ऑपरेटिंग सरप्लस है 3 कंपोनेंट्स। हमारा पहला कंपोनेंट हो गया रेंट एंड रॉयल्टी, दूसरा हमारे लिए इंटरेस्ट और तीसरा प्रॉफिट। खाली सीओई को हटा देना, बाकी 3 कंपोनेंट मिलकर क्या बनेंगे? ऑपरेटिंग सरप्लस बनेंगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट, और हमारा आखिरी कंपोनेंट, कंपोनेंट नंबर 5। कंपोनेंट नंबर 5, अभी तक हम 4 कंपोनेंट्स पढ़े हैं। सर क्या क्या पढ़े हैं? 4। पहला था सीओई प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। उसमें से ये 3 को अगर तुम मिला दो, अगर ये 3 को मिला दो तो हम इसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस बोलते हैं। ठीक है, एक और कंपोनेंट हमारा 5वां कंपोनेंट जो है वो है मिक्स्ड इनकम। व्हाट इज मिक्स्ड इनकम? अब सोच कर देखो, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसका सारा डेटा गवर्नमेंट के पास नहीं है। सोच कर देखो, तुम्हारे घर के बाहर जो चाय वाला ठेला वाला है, क्या उसका डेटा गवर्नमेंट के पास है? वो कितना रुपए कमाता है, वो कितना सैलरी देता है, कितना रेंट देता है? नहीं है ना। गवर्नमेंट के पास सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का डेटा है। मतलब ये जो 4 कंपोनेंट्स है, सीओई, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये चारों जो है डेटा ये गवर्नमेंट से लाते हैं हम लोग।
गवर्नमेंट नेशनल इनकम कैलकुलेट करता है। अब गवर्नमेंट के पास ये चार डेटा कौन से सेक्टर का है, वही सेक्टर्स का है जो ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब जो अपना रिटर्न्स टाइमली गवर्नमेंट के पास फाइलिंग कर रहे हैं, जो अपना डेटा एक्यूरेटली गवर्नमेंट को डिस्क्लोज कर रहे हैं, उन्हीं का डेटा है गवर्नमेंट के पास। ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं इंडिया के अंदर में, मतलब मैं तो बोलता हूं मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया के अंदर में ऐसा है कि वो कभी भी अपना कोई भी डेटा गवर्नमेंट को नहीं देता। तो उस केस में उनका इनकम तो छूट जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करता है, उनका इनकम को खुद एस्टिमेट करके और मिक्स्ड इनकम के अंदर में डाल देता है। क्लियर है बात। तो एमआई कुछ भी नहीं है, एमआई तुम्हें हमेशा क्वेश्चन में दिया जाएगा, बिकॉज एमआई कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। एमआई गवर्नमेंट अपने तरफ से खुद कैलकुलेट करता है, गवर्नमेंट का अपना डिपार्टमेंट होता है, और ये इनकम उन लोगों का होता है जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, मतलब जिनका डेटा गवर्नमेंट के पास नहीं होता, गवर्नमेंट खुद उनका डेटा को अपनी तरफ से एस्टिमेट करके एमआई को निकाल देता है। इट इज द इनकम जनरेटेड बाय ओन अकाउंट वर्कर्स लाइक फार्मर, बार्बर एक्सेट्रा, एंड अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज जैसे कि रिटेल ट्रेडर, स्मॉल शॉपकीपर्स जो तुम्हारे घर के आसपास में है, इन लोगों का डेटा गवर्नमेंट के पास होता नहीं है। इट इज द टर्म यूज फॉर एनी इनकम दैट हैज एलिमेंट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ फैक्टर इनकम। मिक्स्ड इनकम अराइजेस फ्रॉम प्रोडक्टिव सर्विसेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन whose income includes wages, rent, interest, profit। मतलब एमआई वही चार कंपोनेंट है, लेकिन वो है जिनका डेटा गवर्नमेंट के पास नहीं है। एमआई का मतलब वही रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी सब वही होता है, लेकिन यहां पर जो ये चार कंपोनेंट्स है ये ऑर्गेनाइज सेक्टर्स का होता है, और ये जो है ये सबका सब कुछ मिला हुआ है अनऑर्गेनाइज सेक्टर का। क्लियर है बात। तो बेसिकली उतना ही डिफरेंस है। पांच कंपोनेंट्स हम लोग जो पढ़े, पांचों कंपोनेंट का नाम बताओ। पहला सर सीओई प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो ये तीन को मिलाकर क्या बनता है, ऑपरेटिंग सरप्लस बनता है। ठीक है। तो मैं एक और फॉर्मूला लिख सकता हूं, सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, ये भी फॉर्मूला लिख सकता हूं मैं। ठीक है, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब क्या है, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है। तो ये पांच कंपोनेंट्स के बारे में हम आज की क्लास में पढ़े। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो है स्टेप्स के बारे में, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक मैं तुम्हें पांच कंपोनेंट्स पढ़ाया इनकम मेथड का। पहला था हमारा सीओई, दूसरा था हमारा रेंट एंड रॉयल्टी, तीसरा था हमारा इंटरेस्ट, चौथा था हमारा प्रॉफिट, और पांचवा था हमारा मिक्स्ड इनकम। क्लियर है बात। तो यहां पर हम आज का क्लास को एंड करते हैं। इसके आगे का पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम बहुत सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी करेंगे। ठीक है। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।